जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चौथा सीरीज बिहार पुलिस वाला। बिहार पुलिस में दोस्तों आपको पता होगा कि करीबन 19,000 वैकेंसी आई हुई है। उसी की तैयारी हम जोर शोर से कर रहे हैं और आज जो हमारा सीरीज है वो चौथा सीरीज है, जिसमें करीबन हम 30 प्रश्नों को करेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर दोस्तों आप बाकी हमारा 3 वीडियो जो बिहार पुलिस वाला है वो देख लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? प्रश्न यह है कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर मैं पूछूं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो क्या बोलोगे आप कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बच्चों कब हुआ था? 1949 में। अब देखो दोस्तों, जो आरबीआई का मुख्यालय है, याद रखना, अगर मैं पूछूं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो क्या बोलोगे आप? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और मुंबई को बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं 7 टापुओं का नगर 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। अब याद रखना 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं बैंकों का बैंक। यह भी याद रखना कि बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी तो क्या बोलोगे आप? 1935 में हुई थी। और एसबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों? तो मुंबई में है एसबीआई का मुख्यालय। अब देखो, मुंबई में एक स्टेडियम याद रखना मुंबई से, कि मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। अगर पूछे कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है तो याद रखना वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई में। अब देखो 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो याद रखना 1969 में हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो मैंने बताई थी अभी आपको कि 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो गवर्नर हैं अर्थात 26वें नंबर के जो गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो वीडी सावरकर का है हिंदू राष्ट्र का विचार दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि वीडी सावरकर का है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः। और वीडी सावरकर ने 1924 में एक पुस्तक भी लाई थी। 1924 में एक पुस्तक भी लाई थी जिस पुस्तक का नाम था हिंदू तत्व दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? हिंदू तत्व। ये पुस्तक था दोस्तों जो लाया गया था वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आयकर जो है वो कैसा है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। और राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? याद रखना कि भारत में आयकर जो है वो कैसा है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। यहां से प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। याद रखना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। सर्वप्रथम जो किया गया था राष्ट्रीय आय का आकलन वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना भारत में आयकर जो है वो कैसा है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है।
हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। याद रखना कि बच्चों आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का एक नाम भी है, इसे हम लोग बोलते हैं एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को बोलते हैं, तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। भाषा के आधार पर दोस्तों, भाषा के आधार पर याद रखना, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। फिर से याद रखना कि आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, याद रखना आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों आप यह भी याद रखना कि आंध्र प्रदेश में नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम बाघ रिजर्व आंध्र प्रदेश में है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोस्तों केरल जो है वो यहाँ का केरल का मुख्य लोक नृत्य जो है इसका नाम है कथकली। कथकली किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है, तो केरल का मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखना कर्नाटक का जो मुख्य लोक नृत्य है उसका नाम है यक्षगान। पूछा गया एग्जाम में कई बार है कि यक्षगान जो है वह किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है। और फिर से याद रखना ओडिशा दिख रहा, ओडिशा का तो ओडिया पता ही होगा। फिर सावरी नृत्य, ओडिशा का एक नृत्य है जिसको बोलते हैं सावरी नृत्य। सावरी नृत्य जो है ये ओडिशा का है। सावरी नृत्य कहाँ का है, तो ओडिशा का है सावरी नृत्य मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। अब देखो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी कि राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का क्या कर सकता है, तो निलंबन कर सकता है। अब देखो ये जो मूल अधिकार है इसका वर्णन जो है वो भारत के संविधान के भाग 3 में है, भाग 3 में है। और जो मूल अधिकार का स्रोत है किस देश से लिया गया है यह भी पूछता है, तो मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो अमेरिका से लिया गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है उसी तरह से एक मूल कर्तव्य भी है, एक मूल कर्तव्य है। और इस मूल कर्तव्य को जो जोड़ा गया है वह किस भाग में जोड़ा गया है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों कि मूल कर्तव्य को भाग 4 के क में जोड़ा गया है। और अनुच्छेद अगर पूछ दे तो 51 के क में। जो मूल कर्तव्य है ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, और मूल कर्तव्य का जो स्रोत है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया, तो याद रखना बच्चों कि रूस के संविधान से लिया गया मूल कर्तव्य। याद रखना बच्चों। तो देखो दोस्तों मैंने क्या बोला कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ से एक और प्रश्न याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि आपातकाल के समय जो मूल अधिकार का निलंबन होता है ये लिया गया है जर्मनी के संविधान से, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। याद रखना जर्मनी के वीमर या वाइमर संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोस्तों, देखो मूल अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में है और अनुच्छेद है 12 से 35। यह क्या करता है मूल अधिकार, तो व्यक्तियों के आजादी को सुनिश्चित करने वाला अधिकार है मूल अधिकार। देखो मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा मतलब होता है अधिकारों का एक घोषणा पत्र। याद रखना मैग्ना कार्टा मतलब क्या होता है, अधिकारों का एक घोषणा पत्र होता है। इसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकार को न्यायालय के द्वारा संरक्षण दिया गया है और अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। मूल अधिकार जो थे वो मूल संविधान में 7 थे। कितने थे, 7 थे। तो एक यहाँ से हटा दिया गया जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार बच्चों। संपत्ति का
संपत्ति का अधिकार, यह भी पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है वो पहले था मूल अधिकार। पहले क्या था याद रखना, अगर मैं पहले पूछूं पहले क्या था तो क्या बोलोगे आप कि पहले था मूल अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले था मूल अधिकार, लेकिन वर्तमान में हो चुका है, वर्तमान में बच्चों क्या हो चुका है तो विधिक अधिकार हो चुका है। विधिक अधिकार याद रखना, विधिक अधिकार। और अब इसका वर्णन जो किया गया है, अब जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के क में है। इसे जो मूल अधिकार से हटाया गया था वो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। तो बच्चों आप बता दो कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो तो वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, और राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति आपात के दौरान मूल अधिकार का निलंबन होता है। लेकिन अपवाद में अनुच्छेद एक 20 है और एक 21 है जिसका निलंबन नहीं होता है। अनुच्छेद 20 में क्या है तो अपराध सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के संदर्भ में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 में क्या है तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो बच्चों ध्यान से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ध्यान से पढ़ो सीखो। देखो दोस्तों अब राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है, और एक और याद रखना 365 भी याद रखना दोस्तों। देखो राष्ट्रपति शासन का वर्णन 356 और 365 में है, वित्तीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 360 में है। मेरे प्यारे बच्चों देखो निपक आंदोलन ये ईश्वर की निराकार भावना को मानता था। तो निपक आंदोलन के प्रणेता कौन है तो दादू दयाल हैं। कौन है बच्चों निपक आंदोलन के प्रणेता, तो क्या बोलोगे आप दादू दयाल है। देखो अब एक सिक्का है द्रकमा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था तो ग्रीकों के द्वारा चलाया गया था द्रकमा सिक्का। बच्चों किसके द्वारा चलाया गया था द्रकमा सिक्का तो क्या बोलोगे आप ग्रीकों के द्वारा चलाया गया था। अब देखो निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग से बदलने के लिए प्रख्यात है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग से बदलने के लिए विख्यात है या प्रख्यात है तो कोसी नदी। कोसी से याद रखना प्रश्न दोस्तों की कोसी को बोलते हैं बिहार, बिहार का शोक, बिहार का शोक बोलते हैं कोसी को, याद रखना। बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं बच्चों तो कोसी को बोलते हैं। कोसी नदी का जो उद्गम है, एग्जाम में उद्गम ही रहेगा, वैसे हम लोग याद रखते हैं कि कहाँ से निकलती है, तो जो उद्गम है इसका वो नेपाल से निकलती है। नेपाल के गोसाई थान, नेपाल के गोसाई थान, नेपाल के गोसाई थान के सप्तकोशी से निकलती है। नेपाल के गोसाई थान के सप्तकोशी से निकलती है। और याद रखना बिहार में जो प्रवेश करती है, बिहार में जो प्रवेश करती है वो बिहार में भीमनगर के पास प्रवेश करती है। बिहार में कहां पर भीमनगर के पास प्रवेश करती है। और जो खत्म होती है, जो मुहाना इसका है, मुहाना जो है आपका मेरे प्यारे बच्चों वो कटिहार के पास है। कटिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। कटिहार में गंगा में यह मिल जाती है कोसी नदी। अगर मैं पूछूं दोस्तों कि कोसी नदी जो है इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई पूछा भी गया एग्जाम में है, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है मेरे प्यारे बच्चों वो कितनी है तो 720 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई है, याद रखना। अब देखो दोस्तों महानदी आपको दिख रहा होगा, महानदी ऑप्शन में, तो महानदी से क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जरा सा हम इसको भी देख लेते हैं। तो महानदी जो आपका मेरे प्यारे बच्चों है इसका जो मुहाना है, सबसे पहले तो मुहाना बनता है कि मुहाना जो इसका है वो मुहाना कहाँ है, तो इसका मुहाना जो है वो छत्तीसगढ़ से निकलती है, याद रखना। कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। और जो सॉरी दोस्तों मुहाना बोल रहा हूँ, गलत हो गया, सॉरी, उद्गम याद रखना, उद्गम, सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, उद्गम, उद्गम जो इसका है उद्गम, वो उद्गम कहाँ से है तो याद रखना उद्गम जो है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा से है। और मुहाना मतलब होता है गिरना बच्चों, सॉरी, मुहाना मतलब होता है गिरना, तो गिरती है बंगाल की खाड़ी में, यह याद रखना,
कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। अब देखो दोस्तों, महानदी पर बना हुआ एक बांध है हीराकुंड बांध। हीरा हीरा कुंड बांध जो है वह किस नदी पर है? तो महानदी पर है। और कटक उड़ीसा का एक शहर है कटक। कटक जो है वो इसी नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों यह जानकारी कैसी लग रही है आपको? इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना और वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों। अब देखो, गंगा नदी के बारे में हम जान लेते हैं जरा सा कि देखो मेरे प्यारे बच्चों, गंगा नदी से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो गंगा जो है, गंगा के बारे में जान लेते हैं। गंगा जो है आपका, तो गंगा का सबसे पहले जानते हैं उद्गम। उद्गम कई बार यह भी पूछा गया है कि गंगा नदी जो है वह किस राज्य से निकलती है, यह भी पूछा गया है बच्चों। तो याद रखना, जो गंगा नदी है आपका मेरे प्यारे बच्चों, अगर राज्य पूछ दे तो याद रखना उत्तराखंड से निकलती है। कहां से निकलती है बच्चों? तो कहां से निकलती है? तो याद रखना उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है। और उत्तराखंड में एक गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है प्यारे बच्चों। अब देखो, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और याद रखना, अगर मुहाना पूछ दे, इसका मुहाना की गिरती कहाँ है? तो याद रखना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अगर आपसे पूछ दे कि गंगा नदी कौन से देश में बहती है, तो अपना प्यारा देश भारत है दोस्तों, भारत में बहती है। और एक और देश है बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश में बहती है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर है। वाराणसी शहर, कानपुर शहर, याद रखना। हरिद्वार दोस्तों कौन से नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है हरिद्वार दोस्तों। याद रखना पटना शहर जो है वो कौन से नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी, अब यहां से एक और नदी आ गया ब्रह्मपुत्र, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इसका उद्गम मतलब होता है निकलना। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है वो निकलती है तिब्बत से। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। याद रखना दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में जब मिल जाती है तो उसकी संयुक्त धारा को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो मेघना कहते हैं। और यही दोनों नदी मिल करके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, यह भी याद रखना आप। देखो, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर ने जो बनवाया था दोस्तों, क्या बनवाया था? तो मैंने क्या बोला? उपासना भवन बनवाया था, जिसका नाम था इबादत खाना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर के काल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड लिलिथगो के काल में शुरू हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। अब देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह से एक प्रश्न बनता, सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पोषक कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के? तो याद रखना कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पोषक थे महात्मा गांधी जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पोषक थे। और जो यह शुरू हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कहाँ से हुआ था? तो याद रखना महाराष्ट्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। और अगर मैं पूछूं कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1940 में। और जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य दोस्तों, शुरू जो किया गया था वो शुरू किसके द्वारा किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो लॉर्ड लिलिथगो के काल में शुरू हुआ था। इसके पोषक थे महात्मा गांधी। शुरू हुआ था पवनार आश्रम से, जो कि महाराष्ट्र में है। और शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो याद रखना आचार्य विनोबा भावे के द्वारा बच्चों। देखो, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन दोस्तों चुनना है आपको 1, 2 में, और सही कूट का फिर चयन करना है कि कौन सा कूट
इस दोनों के अकॉर्डिंग सही है। तो द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस ने दिया था। द्विनाम पद्धति को कब दिया गया था? 1753 में दिया गया था। याद रखना कि जो द्विनाम पद्धति है इसको कब दिया गया था? तो क्या बोलोगे आप? सर 1753 में दिया गया था। और दूसरा ये सही है दोस्तों, पहला वाला सही है। अब जैविक वर्गीकरण का आधुनिक सिद्धांत, जैविक वर्गीकरण का आधुनिक सिद्धांत जॉन रेर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो जॉन रे दिख रहा है ये गलत है आपका, जो जॉन रे दिख रहा है ये गलत है। इसके जगह पर क्या हो जाएगा? तो कैरोलस, कैरोलस, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही है। तो केवल एक सत्य है, बाकी जो दूसरा है वो गलत है। तो इसका आंसर 1 नंबर वाला हो जाएगा कि केवल एक सत्य है बच्चों। देखो बच्चों हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो वर्गीकी संवर्ग में सही क्रम की पहचान कीजिए। तो वर्गीकी संवर्ग में सबसे पहले आ जाएगा जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, और संघ के बाद क्या आ जाएगा बच्चों? तो जगत आ जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर वाला हो जाएगा। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। अगला प्रश्न है पादप जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? मतलब सॉरी दोस्तों 5 जगत का वर्गीकरण, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, 5 जगत का वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो आर.एच. व्हाइटकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आर.एच. व्हाइटकर के द्वारा 1969 में क्या किया गया था? तो प्रस्तावित किया गया था। जिसे 5 जगत आया था दोस्तों, प्रोटिस्टा, क्या आया था? प्रोटिस्टा, पहला प्रोटिस्टा आया था। फिर दोस्तों दूसरा जो आया था वो मोनेरा आया था। क्या आया था? मोनेरा। तीसरा आया था कवक, क्या आया था? कवक। चौथा आया था पादप, क्या आया था? पादप। और पांचवा जो था वो जंतु था मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना मैंने क्या बोला कि आर.एच. व्हाइटकर ने जंतु जगत को 5 भागों में बांटा था। कब बांटा था? 1969 में। कौन कौन सा? तो प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, पादप और जंतु। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 1969 है यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपका बनता है वो ये बनता है कि इसरो की स्थापना, ISRO, इसरो की स्थापना 1969 में हुई। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहली बार 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। चंद्रमा पर प्रथम बार नील आर्मस्ट्रांग गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो 1969 में ही चंद्रमा पर गए थे मेरे प्यारे बच्चों। देखो यह जानकारी कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो अपने मित्रों को भी शेयर करो ताकि सभी को लाभ मिल सके इस वीडियो से। दोस्तों मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाऊं और कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से बताऊं ताकि आपको लाभ मिले। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर करो ताकि सभी बच्चों को लाभ मिले इसका। अब देखो हमारा अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया, अर्थात साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं नीलहरी शैवाल। क्या बोलते हैं बच्चों? तो साइनोबैक्टीरिया को बोलते हैं नीलहरी शैवाल में कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, याद रखना। हमारा अगला प्रश्न है मादाओं के प्रसव एवं दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? मादाओं के स्राव एवं मादाओं के प्रसव और दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये मादाओं के प्रसव और दूध के स्राव को प्रेरित करने वाला हार्मोन है। अब देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष में स्रावित होता है, और पुरुष में जो दाढ़ी मूंछ का विकास होता है, उसकी जवानी का जो विकास होता है, पुरुष के यौवन अवस्था का जो विकास होता है वो इसी हार्मोन से होता है। एक हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो महिलाओं में स्तन ग्रंथि का विकास करता है। महिलाओं की जो आवाज पतली हो जाती है वो इसी हार्मोन के कारण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जो मासिक चक्र होता है, जो पीरियड होता है महिलाओं का, वो जो चक्र नियंत्रण होता है वो एस्ट्रोजन के कारण ही होता है। तो तीसरा हार्मोन हमारा है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? तो ये बर्थ कैनाल का काम करता है, अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तो महिलाओं के गर्भाशय को क्या करता है? ये वृद्धि करता है, फैलाता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? चाइल्ड बर्थ के समय गर्भाशय को फैलाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो कौन सा हार्मोन शुक्राणु निर्माण में
प्रेरक की भूमिका निभाता है? तो एंड्रोजन हार्मोन, याद रखना एंड्रोजन हार्मोन जो है ये शुक्राणु निर्माण में प्रेरक की भूमिका निभाता है। रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन जो है उसका नाम है एंड्रियल एंड्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन। एंड्रियल नेट्रीयूरेटिक हार्मोन जो है ये रक्तदाब को कम करने में सहायक हार्मोन है दोस्तों। अब देखो संविधान संशोधन प्रक्रिया में संविधान संशोधन प्रक्रिया के किस संविधान संशोधन प्रक्रिया के संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? अर्थात यह कह रहा है कि जो संविधान संशोधन है इसका वर्णन जो किया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान संशोधन का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 20 में है। किसमें है मेरे प्यारे बच्चों? तो 20 में है, याद रखना। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। भाग 2 में क्या है बच्चों? तो नागरिकता जो है वो भाग 2 में है। भाग 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है और भाग 17 में क्या है? भाग 17 भाषा, याद रखना राज्य भाषा। राज्य भाषा का वर्णन जो है वो भाग 17 में है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा भाग 15 में क्या है? निर्वाचन है। क्या है? तो निर्वाचन का वर्णन है भाग 15 में। और भाग 20 में क्या है? तो याद रखना संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करे। सूची 1 और सूची 2 का क्या बोला? सही मिलान करे। अब एक तरफ दोस्तों विषय है और दूसरी तरफ उससे संबंधित अनुसूची के बारे में बताया गया है। तो देखो संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषा है वो 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा। और उस 22 भाषा का उल्लेख जो किया गया है वो 8वीं अनुसूची में किया गया है। कौन से अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। तो देखो एक का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 8वीं किधर है? देखो 2 नंबर वाला हो जाएगा। अर्थात आपने ये सीखा कि ए वाले का 2 होगा, अर्थात ए वाले का यहाँ पर 1 है तो ये गलत हो जाएगा। ए वाले का यहाँ 2 है तो ये सही हो सकता है। ए वाले का यहाँ 2 है तो ये भी सही हो सकता है। और ए वाले का यहाँ 3 तो ये गलत। अर्थात आप समझ गए कि देखो अब अगर आपको इसके आगे नहीं भी पता है तो आप तुक्का लगा सकते हो ये दोनों में। अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो फिर चारों में तुक्का लगाओगे तो गलत होने का चांस दोस्तों 100% रह जाएगा फिर आपका। अब ये दोनों में लगाओगे तो 50% चांस तो आपके पास है। अब देखो दल बदल निरोध अधिनियम जो है 2 से 10वीं अनुसूची। तो दल बदल जो है 10वीं तो किधर है? 1 वाले में है। तो देखो बी का क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ भी बी का क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ 4 है तो ये वाला गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों। अब देखो आगे भी जान लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जो है वो 11वीं अनुसूची से है। देखो 11वीं अनुसूची में वर्णित है पंचायत। पंचायत दोस्तों 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो पंचायत का वर्णन जो है वो 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में जो है वो किसका वर्णन है? तो नगर पालिका का वर्णन। नगर पालिका का वर्णन। अब देखो दोस्तों तो भूमि सुधार अधिनियम जो है इसका वर्णन 9वीं अनुसूची में है। जब संविधान लागू हुआ था, जब दोस्तों संविधान लागू हुआ था हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थे और धीरे धीरे अब वर्तमान में 12 हो चुके हैं। तो संविधान का जो प्रथम संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। और इस 1951 में जो जोड़ा गया था वो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, याद रखना। तो प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची से है या भूमि सुधार अधिनियम से है मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1833 से के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत विधि आयोग का गठन हुआ था, याद रखना। 1833 से के चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और जो विधि आयोग की स्थापना की गई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, यही पूछा गया है। तो लॉर्ड मैकाले थे प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों। कौन? अच्छा अगर मैं पूछूं कि प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुई तो ये बताओ आप बच्चों कमेंट बॉक्स में। अब देखो मैंने क्या पूछा कि प्रथम विधि आयोग जो है इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1833 के एक्ट के द्वारा हुआ था, लेकिन किस वर्ष हुई थी ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब देखो बच्चों निम्नलिखित में कौन सी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है?
तो झींगा उत्पादन से और प्याज उत्पादन से जो संबंधित क्रांति है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा है? तो याद रखना गुलाबी क्रांति का संबंध जो है वो प्याज से और झींगा उत्पादन से है। अब देखो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से। फिर से एक बार, पीली क्रांति बोलो तिलहन से, रजत क्रांति अंडा से, गोल क्रांति आलू से मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो दोस्तों और भी क्रांति है, जैसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। किससे है? दूध से। भूरी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना उर्वरक से है। लाल क्रांति का संबंध मांस से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य से है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थे प्रमुख क्रांति जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो उसको याद कर लेना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा खटक से दोस्तों। अब देखो बच्चों, देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो देखो यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है या कौन से राज्य से गुजरती है। यहाँ यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा उसके बीचों बीच से गुजरती है। तो देखो दोस्तों सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से गुजरती है कर्क रेखा? तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब इस 8 राज्यों को याद हम कैसे करेंगे? तो 8 राज्यों को याद करने का ट्रिक है दोस्तों क्या? तो ट्रिक याद रख लेना दोस्तों आप। ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। क्या ट्रिक है मेरे प्यारे दोस्तों? तो मगरमच्छ झपटा ट्रिक है। अब जब मगरमच्छ झपटा ट्रिक है तो मौ से हो जाएगा, याद रखना मौ से क्या हो जाएगा? तो मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य हो जाएगा मौ से मेरे प्यारे बच्चों? तो मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर से गौ है ना दोस्तों, तो गौ से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि गौ से हो जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो गुजरात। गौ से हो जाएगा गुजरात। रौ से कौन सा राज्य हो जाएगा? तो राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान। रौ से राजस्थान। मौ से कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मौ से हो जाएगा मिजोरम। कौन सा राज्य हो जाएगा? मिजोरम। और छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? तो छत्तीसगढ़। तो देखो मगरमच्छ से क्या बना? मध्य प्रदेश बना, गुजरात बना, राजस्थान बना, मिजोरम और छत्तीसगढ़। अब झ से आते हैं, तो झ से दोस्तों याद रखना कि झ से हो जाएगा आपका झारखंड। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो झारखंड हो जाएगा बच्चों। कौन सा राज्य हो जाएगा? झारखंड। पौ से याद रखना, पौ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और टौ से याद रखना त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से गुजरती है। उस 8 राज्य का ट्रिक याद रख लेना। मगरमच्छ झपटा मौ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान, मौ से मिजोरम, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पौ से पश्चिम बंगाल और टौ से त्रिपुरा। देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य में सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। अब देखो यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर है झारखंड, यहाँ पर है पश्चिम बंगाल और ये दोस्तों देखो यहाँ पर त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम है। ऐसे याद रखना। जो तोता का लोल है उस प्रथम लोल पर जो है वो कौन सा राज्य है? तो त्रिपुरा। और दूसरे पे कौन सा है? तो मिजोरम है मेरे प्यारे बच्चों। तो कर्क रेखा जो है वो 8 राज्य से गुजरती है। अब देखो मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से बीचों बीच से गुजरती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखो फिर पूछता है कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा जो है वो कौन से नदी को 2 बार काटती है? कर्क रेखा जो है वो माही नदी को 2 बार काटती है, याद रखना माही नदी को 2 बार काटती है। फिर से मकर रेखा दोस्तों, मकर रेखा जो है वो कौन से नदी को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटती है, याद रखना। फिर से याद रखना सर विषुवत रेखा भी तो है, यहां से भी तो पूछता है प्रश्न। तो विषुवत रेखा जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये विषुवत रेखा जो है ये काटती है 2 बार कांगो नदी को।
कौन से नदी काटते हैं? कांगो नदी को, या कांगो को ही बोलते हैं जायरे नदी मेरे प्यारे मित्रों। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। कर्क रेखा जो है आपका, इसको बोलते हैं 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं कर्क रेखा को मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्नलिखित में कहां सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में कहां पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो। देखो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो जब मेरे से करंट अफेयर पढ़ते होगे सुबह, प्रत्येक दिन दोस्तों सुबह के 4 बजे मैं प्रत्येक दिन पढ़ाता हूं डेली करंट अफेयर्स। अगर वो आप देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर नहीं देखते हो तो सुबह 4 बजे मैं डेली पढ़ाता हूं करंट अफेयर्स, उसको देखा करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो प्रश्न है ये कि वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में नहीं है, गुजरात में नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखना ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल में है। कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखना बच्चों, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है और सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों कौन सा गलत हुआ, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी नंबर वाला सुमेलित नहीं है। गुजरात से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो क्या बोलोगे आप? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में एक झील भी है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जिसे मौर्य काल में बनाया गया था। सुदर्शन झील जिसे किस काल में बनाया गया था? तो मौर्य काल में बनाया गया था। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? अर्थात ठंडी जलधारा जो है वो कौन सा नहीं है यह पूछा है। तो याद रखना अगु लहासा की जलधारा जो है ये है हिंद महासागर की जलधारा। अगु लहासा की जलधारा कैसी है बच्चों? तो ये है हिंद महासागर की जलधारा। और ये जो है वो शीत महासागर जलधारा नहीं है। ये कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। और ये तीनों बेगुएला की जलधारा, हमबोल्ट की जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा जो है ये तीनों है गर्म जलधारा मेरे प्यारे बच्चों। कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। अब हिंद महासागर बच्चों, तो हिंद महासागर से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखो दोस्तों सबसे पहले देख लो, ये जो आपको येलो में दिख रहा है ये एशिया है, ये आपका यूरोप है। कौन सा वहां देश है? यूरोप। ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों नीचे में आपका अंटार्कटिका है, याद रखना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हिंद महासागर के बारे में। तो यहाँ पर है इंडियन ओशियन अर्थात हिंद महासागर, ये है पैसिफिक ओशियन दोस्तों, और ये है अटलांटिक ओशियन, याद रखना, और ये है आर्कटिक ओशियन बच्चों। देखो बच्चों तो इंडियन ओशियन जो है, इंडियन ओशियन का सबसे गहरा स्थान जो है उसका नाम है डायनामेटिना ट्रेंच। इंडियन ओशियन का सबसे गहरा स्थान क्या है? तो डायनामेटिना ट्रेंच जो है वो इंडियन ओशियन का सबसे गहरा स्थान है। अच्छा, इंडियन ओशियन के पूरब में जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। देखो इंडियन ओशियन के पूरब में क्या है? ऑस्ट्रेलिया। पश्चिम में मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका है। उत्तर में है एशिया महाद्वीप और दक्षिण में क्या है? तो अंटार्कटिक महासागर जो आपका है, अंटार्कटिक महासागर वो दक्षिण में है। देखो ये जो इंडियन ओशियन है इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप। और डियागो गार्सिया द्वीप जो है वो हिंद महासागर में ही स्थित है। अब बात करते हैं कि हिंद महासागर जो है इसकी गर्म जलधारा कौन कौन सी है और इसकी ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? तो विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अगु लहासा की जलधारा मेरे प्यारे बच्चों कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। और ठंडी अगर बात करें हिंद महासागर की तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा और पछुआ पवन प्रवाह जो है वो हिंद महासागर की कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। देखो ये जो इंडियन ओशियन आपको दिख रहा होगा दोस्तों इमेज में, इस इंडियन ओशियन के एक तरफ जो है वो है पैसिफिक ओशियन,
एक तरफ है पैसिफिक ओशियन और एक तरफ जो है वो कौन सा ओशियन है, तो अटलांटिक ओशियन है मेरे प्यारे बच्चों। अब हिंद महासागर के बारे में आप संतुष्ट हो चुके होंगे, क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल में, और प्रशांत महासागर जो है इसका सबसे गहरा स्थान है, जो दुनिया का गहरा स्थान है उसका नाम क्या है, तो मैरियाना गर्त है। और प्रशांत महासागर की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति भी त्रिभुजाकार थी, यह भी याद रखना। अच्छा, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्फलकीय है। अच्छा, बिहार की आकृति कैसी है, तो याद रखना आयताकार है बिहार की आकृति। बिहार देखो दोस्तों, अब प्रशांत महासागर के पूर्व में उत्तर और दक्षिण अमेरिका है, पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया है, और दक्षिण में क्या है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों दक्षिण में है। प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा के बारे में बात करते हैं। सुषुमा की जलधारा, अलास्का की जलधारा, अलूसियन की जलधारा, एल नीनो की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की है। यह भी पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सी जलधारा पैसिफिक ओशियन की नहीं है। अब टिक मार लोगे आप, उम्मीद करते हैं कि अब टिक मार लोगे आप। देखो दोस्तों, ठंडी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की वो कैलिफोर्निया की जलधारा है, हम्बोल्ट की जलधारा है, क्यूराल की जलधारा है, और ओखोत्सक सागर की जलधारा जो है, ओखोत्सक जलधारा जो है ये पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधारा है। अब देखो, प्रशांत महासागर पर जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो 1600 किलोमीटर है, याद रखना। वैसे भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो है वो 40,075 किलोमीटर है। 40,075 किलोमीटर जो है वो भूमध्य रेखा की लंबाई है, लेकिन प्रशांत महासागर में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है मेरे प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा, याद रखना किसकी गंगा दोस्तों, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अच्छा, गोदावरी नदी कहां से निकलती है और कहां गिरती है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब प्रश्न हमारा है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, तो प्रशांत महासागर में दोस्तों रिंग ऑफ फायर जो जाना जाता है वो मुख्य रूप से जाना जाता है ज्वालामुखी के लिए और भूकंप के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 दोनों, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैंने क्या बोला, देखो प्रशांत महासागरीय पेटी, इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। और ये जो रिंग ऑफ फायर है इसकी आकृति अगर मैं पूछूं कि आकृति कैसी है, तो घोड़े की नाल जैसी है, घोड़े की नाल जैसी है इसकी आकृति मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, पालक खाओ, हरी सब्जी खाओ, ठीक है दोस्तों। ये सब जो है ये विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन जो जंतुओं के यकृत और गुर्दे जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। धातुओं में कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, मैंने क्या बोला, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो लिथियम है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा दोस्तों, तत्वों के बारे में बात किया जाए तो कुल ज्ञात तत्व जो है वो 118 है। जो प्राकृतिक में जो मिले हैं वो कितने मिले हैं, 98 मिले हैं दोस्तों। तो कृत्रिम रूप से जो तैयार किया गया है वो 20 तत्व है, कृत्रिम रूप से तैयार किया हुआ। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व उपलब्ध है वो ऑक्सीजन है, और पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में जो धातु है वो एल्युमिनियम है। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, और सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो कौन सा है, तो यूरेनियम है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे भारी धातु है ओस्मियम, सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु और द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु, दोनों प्रश्नों में अंतर है, लेकिन आप जल्दी पढ़ने के चक्कर में क्या करते हो, एग्जाम में गलत टिक कर लेते हो। तो याद रखना, जब पूछे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली अधातु कौन सी है, तो ब्रोमीन बोलना, और जब बोले कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो क्या बोलोगे आप, पारा बोलोगे। फिर से देखो तो यहाँ भी दोस्तों आप गलती करते हो। यहाँ क्या पूछा गया है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक अधातु कौन सा है। तो देखो, अगर सबसे अच्छा सुचालक धातु बोले तो चांदी। तो जब दोस्तों चांदी जब इतना अच्छा विद्युत सुचालक, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हम लोग है,
विद्युत में इसीलिए नहीं करते क्योंकि बहुत महंगा है ये, इसलिए नहीं करते हैं। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और धातु जो है वो क्या है, तो ग्रेफाइट है मेरे प्यारे दोस्तों। विद्युत में अभी हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं। तांबा किसका प्रयोग करते हैं, तांबा का। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सा है, चांदी। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक और धातु कौन सा है, तो ग्रेफाइट। बच्चों देखो, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व का नाम क्या है, सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व जो है वो कौन सा है, सोना। आघात वर्धनीय मतलब जितनी बार मारो उसे पतला कर सकते हो, यही होता है आघात वर्धनीय बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा बिहार पुलिस का चौथा सीरीज। आपको कैसी लगी जानकारी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, और अपने मित्रों को भी शेयर करो दोस्तों, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। हाँ, एक बात और, इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको लुसेंट का जो बुक है जीके जीएस वाली, उस बुक को भी मैं धीरे धीरे एमसीक्यू में कवर करवाऊंगा। हो सकता है आज से ही शुरू कर दूं, या हो सकता है कल से मैं शुरू करूं। तो आप मन लगा के बस तैयारी करो, मैं आपके साथ हूं। और आपको जो भी चीज चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सभी चीज मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको मिल जाए समय पे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।